इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज आज हमारा विषय थोड़ा अलग है। अक्सर जब हम किसी डीप डाइव में जाते हैं तो हमारे पास कोई लंबी चौड़ी रिसर्च रिपोर्ट होती है या किसी किताब के पन्ने। हाँ, या फिर साइंस और टेक की कोई ऐसी रिपोर्ट जिसे समझना काफी मुश्किल होता है। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास कोई लंबी रिपोर्ट नहीं है। आज हम सिर्फ एक तस्वीर पर बात करने वाले हैं। एक डिजिटल आर्टवर्क है जिस पर इवाश शिविकी का वाटरमार्क लगा हुआ है। और शुरू में शायद किसी को लगे कि एक तस्वीर पर हम कितनी देर बात कर लेंगे, वही ना। पर सच कहूं तो ये तस्वीर इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे कुछ रंग और उनके ऊपर लिखी हुई कुछ लाइनें इंसानी रिश्तों की पूरी सच्चाई बयान कर सकती हैं। सही कहा। और आज हमारा मकसद भी यही है। हम इस एक तस्वीर में छिपे हुए जो गहरे भावनात्मक और दार्शनिक संदेश हैं उन्हें डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब विजुअल आर्ट और शब्दों का मनोविज्ञान एक साथ मिलते हैं ना, तो उनका असर काफी गहरा होता है। एकदम। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर जब कोई कलाकार एक खास दृश्य के साथ एक सीधा संदेश जोड़ता है तो वो हमें रोककर सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ, तो चलिए सीधे इस आर्टवर्क की विजुअल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये सच में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। अगर हम इस तस्वीर के ऊपरी हिस्से को देखें तो वहाँ तारों से भरा एक चमचमाता हुआ रात का आकाश है। रात का आकाश। पर ये सिर्फ रात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आकाश धीरे धीरे क्षितिज की तरफ नीचे आते हुए एक बहुत ही सुनहरे और नारंगी रंग के सूर्यास्त या शायद सूर्योदय में बदल रहा है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे समय आगे बढ़ रहा है। मतलब जो रात है वो दिन में बदल रही है और उस रोशनी का असर नीचे भी साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तस्वीर के निचले हिस्से में एक बहुत ही शांत झील है और उस झील के पानी में उस सुनहरे और नारंगी आसमान की पूरी परछाई झलक रही है। आसमान में कुछ पक्षी भी उड़ रहे हैं जो एक तरह से आज़ादी का एहसास दिलाते हैं। और तस्वीर के बिल्कुल आगे के हिस्से को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। वहाँ जो फूल हैं, हाँ, वहाँ दोनों तरफ बहुत ही सुंदर खिले हुए गुलाबी फूल हैं और उन फूलों के आसपास चमकती हुई नीली तितलियां उड़ रही हैं। गुलाबी फूल, नीली तितलियां, सुनहरा आसमान, ये पूरा नज़ारा इतना जादुई और जीवंत लगता है कि पहली नज़र में ये किसी सुकून देने वाले सपने जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति जश्न मना रही हो। पर यहीं पर इस कलाकृति का सबसे अहम मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। वो विरोधाभास, राइट। हाँ, विरोधाभास। इतनी सारी जीवंतता और असीम शांति के बीच एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट मौजूद है। अगर हम उन फूलों और आसमान से नजर हटाकर तस्वीर के बिल्कुल बीच में देखें, उस झील के किनारे पर, तो वहां एक छोटा सा लकड़ी का घाट बना हुआ है। और उस लकड़ी के घाट पर एक व्यक्ति बिल्कुल अकेला बैठा है। बिल्कुल अकेला। और मुझे लगता है उस व्यक्ति के बैठने का जो तरीका है ना, वही इस पूरी तस्वीर का मूड बदल देता है। वो वहां बैठकर इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद नहीं ले रहा है। नहीं, उसका ध्यान वहां है ही नहीं। उसका सिर पूरी तरह से नीचे की ओर झुका हुआ है, उसके घुटने मुड़े हुए हैं और उसने अपने हाथों से अपने पैरों को जकड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही बंद और डिफेंसिव मुद्रा है, और ऐसी मुद्रा आमतौर पर किसी गहरी हताशा, दुख या किसी बहुत भारी मानसिक बोझ को दर्शाती है। ये कंट्रास्ट हमें इंसान की आंतरिक स्थिति और बाहरी दुनिया के बीच की दूरी के बारे में बहुत कुछ बताता है। मतलब बाहर चाहे कितनी भी शांति हो, हाँ, बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, वो आसमान, वो झील, वो तितलियां, सब लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति उस पूरी सुंदरता से पूरी तरह कटा हुआ है। ये सच में सोचने वाली बात है। जब आपके आसपास का माहौल इतना प्यारा हो, तब भी आप इतने अकेले और हताश कैसे हो सकते हैं? ये तस्वीर काफी साफ तौर पर कह रही है कि अगर इंसान के अंदर कोई उलझन है तो बाहर की कोई भी खूबसूरती उसे खुशी नहीं दे सकती। सही कहा। वो व्यक्ति वहां घाट पर सूरज की पहली किरण देखने के लिए नहीं बैठा है। वो वहां इसलिए है क्योंकि उसका अपना मन ही उसके लिए कैद बन चुका है। और वो कैद किस चीज की है, इसका जवाब हमें उस तस्वीर के ऊपर लिखे शब्दों से मिलता है। बिल्कुल। अगर हम बिना उन शब्दों के इस तस्वीर को देखते तो शायद हम सोचते कि ये व्यक्ति बस किसी अपने के बिछड़ने के गम में है या बस उदास है। लेकिन जो शब्द लिखे हैं वो इस पूरे दृश्य को एक बिल्कुल नया अर्थ देते हैं। तो चलिए उन शब्दों की तरफ चलते हैं। हाँ, तस्वीर पर लिखी पहली लाइन कहती है, Try not to hurt anyone because once it happens, then even your sorry wouldn't make a difference. यानी कोशिश करें कि किसी को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि एक बार ऐसा हो जाने पर आपकी माफी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये लाइन ना ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी धारणा पर सीधा वार करती है। देखिए, बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? यही कि गलती हो जाए तो जल्दी से सॉरी बोल दो। हाँ, अगर अनजाने में किसी को चोट लग जाए तो तुरंत सॉरी कह दो। हमें लगता है कि माफी मांग लेने से सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है। लेकिन ये आर्टवर्क स्पष्ट रूप से कह रहा है कि सॉरी सिर्फ एक शब्द है। ये कोई टाइम मशीन नहीं है जो अतीत में जाकर उस घटना को मिटा सके। पर एक मिनट, अगर सॉरी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसान को माफी मांगनी ही छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बात वो नहीं है। क्योंकि अगर नुकसान की भरपाई हो ही नहीं सकती तो फिर माफी का क्या फायदा? ये विचार तो थोड़ा निराशाजनक लगता है मुझे। आपका सवाल काफी वाजिब है। बात ये नहीं है कि माफी मांगना गलत है या उसकी कोई अहमियत नहीं है। सामाजिक शिष्टाचार के लिए और रिश्तों को बनाए रखने के लिए माफी मांगना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन ये लाइन इस बात पे जोर दे रही है कि माफी उस भावनात्मक छूट को मिटा नहीं सकती। जब हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो वो दर्द एक स्थायी निशान छोड़ जाता है। जैसे एक टूटा हुआ कांच। आप उसे जोड़ सकते हैं पर दरारें तो रहेंगी। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। सॉरी शायद उस इंसान के गुस्से को शांत कर दे, शायद वो वापस आपसे बात करने लगे, लेकिन जो ठेस उसके मन को लग चुकी है, जो विश्वास टूट चुका है, वो उन शब्दों वुडंट मेक अ डिफरेंस के दायरे में आता है। नुकसान हो चुका है। मतलब हम जो शब्द बोलते हैं या जो काम करते हैं उनके नतीजे अंतिम होते हैं। एक बार जो तीर कमान से निकल गया वो वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं। और शायद यही वजह है कि तस्वीर में वो व्यक्ति उस घाट पर इतनी निराशा में बैठा है। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे अब वो चाहकर भी नहीं सुधार सकता। और यहाँ से बात और भी ज्यादा गहरी हो जाती है, क्योंकि इस आर्टवर्क का जो अगला हिस्सा है वो माफी और रिश्ते के इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक ऐसे मनोवैज्ञानिक स्तर पर ले जाता है जिसके बारे में लोग आमतौर पर बात करने से कतराते हैं। हाँ, अगली लाइनें वाकई में एक अलग ही नजरिया पेश करती हैं। मैं पढ़ती हूँ। उसमें लिखा है, बिकॉज इवन इफ यू हैव रियलाइज्ड योर मिस्टेक and the person who was hurt wants to forgive you, still you can't change anything apart from living with the guilt for the rest of your life. काफी हेवी लाइन है। बहुत हेवी है। इसका मतलब है कि भले ही आपको अपनी गलती का एहसास हो गया हो और जिसे चोट लगी है वो आपको माफ भी करना चाहता हो, फिर भी आप जीवन भर अपराध बोध यानी गिल्ट के साथ जीने के अलावा कुछ नहीं बदल सकते। और मुझे लगता है कि यही इस पूरे संदेश का सबसे शक्तिशाली और झकझोर देने वाला हिस्सा है। बिल्कुल। आमतौर पर हमारी सोच क्या होती है कि रिश्ते में प्रॉब्लम तब तक है जब तक सामने वाला नाराज है। हम मानते हैं कि अगर सामने वाले ने कह दिया कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैंने तुम्हें माफ किया, तो मामला वहीं खत्म हो गया। हाँ, हम सोचते हम आजाद हो गए। लेकिन ये आर्टवर्क इस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। ये बताता है कि असली सजा किसी दूसरे इंसान की नाराजगी नहीं है। असली सजा हमारा अपना विवेक है, हमारा अपना गिल्ट है। ये बहुत ही अजीब और दिलचस्प बात है। हम हमेशा सोचते हैं कि सामने वाले की माफी ही हमारी सबसे बड़ी मंजिल है। हाँ, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अगर सामने वाला इंसान इतना उदार है कि वो अपने दर्द को किनारे रखकर आपको माफ करने को तैयार हो जाए, तब भी आपकी परेशानी खत्म नहीं होती। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि कई बार सामने वाले का माफ कर देना उस गिल्ट को और भी भारी बना देता होगा। ऐसा होता है, और मनोविज्ञान भी बिल्कुल यही कहता है। जब आपको ये एहसास होता है कि आपने एक ऐसे इंसान को ठेस पहुंचाई है जो इतनी आसानी से माफ करने की क्षमता रखता है, जो इतना अच्छा है, तो आपकी अपनी नजरों में आपकी गलती और भी बड़ी लगने लगती है। सच में वो क्षमा आपको राहत देने के बजाय आपके अपराध बोध को और गहरा कर देती है। आप खुद को उस माफी के लायक नहीं समझ पाते। और यही बात हमें वापस उस दृश्य की तरफ ले जाती है। वो लकड़ी के घाट पर बैठा हुआ व्यक्ति, अगर हम इस टेक्स्ट के जरिए से देखें तो शायद वो इसलिए अकेला और उदास नहीं है कि किसी ने उसे छोड़ दिया है। हाँ, शायद उसे माफ कर दिया गया। एग्जैक्टली। शायद उसके रिश्ते बच गए हैं, लेकिन वो वहां इस भारी अपराध बोध के बोझ को ढो रहा है। वो खुद की नजरों में गिर गया है। यही कारण है कि उसके आसपास की दुनिया इतनी रंगीन होने के बावजूद वो उसमें हिस्सा नहीं ले पा रहा है। गुलाबी फूल खिले हैं, तितलियां उड़ रही हैं, नया दिन निकल रहा है, दुनिया आगे बढ़ गई है। और शायद जिस इंसान को उसने ठेस पहुंचाई थी वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया हो। बिल्कुल, पर यह व्यक्ति अतीत के उसी पल में अटका हुआ है। वो घाट जो जमीर और पानी के बीच का एक किनारा होता है, वो उसकी उस अटकी हुई मानसिक स्थिति को दर्शाता है। वो ना तो पूरी तरह से पीछे लौट सकता है और ना ही आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा पा रहा है। ये विचार कि सामने वाले की माफी भी आपकी आंतरिक शांति वापस नहीं ला सकती, ये सच में इंसान के सोचने के तरीके को बदल देता है।
हम अक्सर खुद को सही साबित करने या दूसरों से माफी हासिल करने की जद्दोजहद में रहते हैं। पर अंतरात्मा की अदालत में कोई बाहरी सफाई काम नहीं आती। वही तो तस्वीर के शब्द कहते हैं, लिविंग विद द गिल्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यानी ये गिल्ट कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये एक आजीवन रहने वाली स्थिति बन जाती है। ये एक ऐसी कैद है जिसकी चाबी किसी और के पास नहीं है, क्योंकि जो घटना घट चुकी है उसे मिटाया तो नहीं जा सकता। इसी वजह से इस आर्टवर्क का अंतिम हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, जब कोई समस्या इतनी गहरी और लाइलाज है कि ना तो सामने वाले की माफी काम आ रही है और ना ही समय उसे पूरी तरह मिटा पा रहा है, तो फिर इंसान को आखिर करना क्या चाहिए? हाँ, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा तो है नहीं जिसे कभी कोई गलती ना हो। और इस सवाल का जवाब तस्वीर के आखिरी लाइन देने की कोशिश करती है। वहां लिखा है, वी मेक मिस्टेक्स बट इट्स नॉट ईजी टू लिव विद देम, सो बी कॉशियस। ये लाइन बहुत ही यथार्थवादी है। मेरा मतलब काफी रियलिस्टिक है। ये कोई आदर्शवादी उपदेश नहीं दे रही कि इंसान को एकदम परफेक्ट होना चाहिए या उसे कभी गलती करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, वो पहले ही मान लेती है। बिल्कुल, ये खुले तौर पर स्वीकार करती है कि वी मेक मिस्टेक्स। इंसान होने का मतलब ही यही है कि हमसे चूक होगी, हम भावना में बहेंगे और हमसे गलत फैसले होंगे। पर उसके बाद की वार्निंग भी तो है। हाँ, इस स्वीकृति के तुरंत बाद एक बहुत ही सख्त चेतावनी आती है कि उन गलतियों के परिणामों के साथ, उस गिल्ट के साथ जीना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि हम डर डर कर जिएं? क्योंकि सतर्क रहने का मतलब लोग अक्सर ये निकाल लेते हैं कि कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचो और शायद कुछ करो ही मत। नहीं नहीं, यहां सतर्क रहने का मतलब डरना नहीं है। इसका असल मतलब है इमोशनल माइंडफुलनेस, यानी अपने व्यवहार और अपने शब्दों को लेकर जागरूक होना। अच्छा। जब हम गुस्से में होते हैं या किसी तीखी बहस के बीच में होते हैं, तो हम अक्सर बिना सोचे समझे ऐसे शब्द कह जाते हैं जो सामने वाले पर गहरा घाव कर देते हैं। हाँ, उस पल में हमें लगता है कि हमें अपना गुस्सा निकालने का पूरा हक है, या हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वही तो, हम उस वक्त बस सामने वाले को हराना चाहते हैं। हम परिणामों के बारे में जरा भी नहीं सोचते। और यही वो जगह है जहां ये आर्टवर्क हमें रुकने के लिए कहता है। ये हमें याद दिलाता है कि उस एक पल के गुस्से या उस एक कड़वे शब्द की कीमत हमें जीवन भर की गिल्ट के रूप में चुकानी पड़ सकती है। इसलिए रिएक्शन देने से पहले एक पल के लिए रुकें, सोचें कि क्या मैं जो कहने जा रहा हूं उसका असर ऐसा तो नहीं होगा जिससे मैं बाद में खुद ही ना सह पाऊं। क्या ये पल भर के बहस उस उम्र भर के गिल्ट से ज्यादा जरूरी है? ये एक प्रिवेंटिव केयर जैसी बात लग रही है मुझे। बिल्कुल। जैसे कहा जाता है कि बीमारी का इलाज करने से बेहतर है कि बीमारी को होने ही ना दिया जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, और यहाँ बीमारी कोई शारीरिक नहीं है, बल्कि वो मानसिक बोझ है जो किसी को ठेस पहुंचाने के बाद आता है। हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने उलझे रहते हैं कि इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि हमारे छोटे छोटे एक्शंस आसपास के लोगों को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। हम सोचते हैं अगर कुछ गलत हो गया तो बाद में संभाल लेंगे, सॉरी बोल लेंगे। पर जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ये आर्टवर्क हमें ये कड़वी सच्चाई दिखाता है कि कुछ चीजें बाद में संभाली नहीं जा सकती, वो हमेशा के लिए टूट जाती हैं। और भले ही ऊपर से वो जुड़ी हुई दिखें, उनके टूटने की आवाज जीवन भर हमारे कानों में गूंजती रहती है। जब हम किसी और को चोट पहुंचाने से बचते हैं, तो असल में हम सिर्फ उस इंसान की भलाई नहीं कर रहे होते, हम खुद को उस आजीवन रहने वाले गिल्ट से बचा रहे होते हैं। एकदम सही। और ये बात तस्वीर के उस शानदार बैकग्राउंड से बहुत अच्छी तरह मेल खाती है। हाँ, वो खूबसूरत नजारा। तस्वीर में जो तारों भरा आसमान है, सुनहरी सुबह है, नीली तितलियां दिखाई गई हैं, वो शांति और वो आजादी सिर्फ उसी इंसान को महसूस हो सकती है जिसका मन अंदर से शांत हो। अगर मन में गिल्ट का शोर है तो बाहर की खूबसूरती का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। अपनी मानसिक शांति को बचाए रखने के लिए अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लेना ही सबसे बड़ा सबक है। ये पूरी चर्चा हमें दिखाती है कि कैसे एक सिंगल आर्टवर्क इंसान की पूरी मनोवैज्ञानिक स्थिति को खोल कर रख सकता है। हाँ, ये सिर्फ दूसरों को खुश रखने की कला नहीं है, बल्कि खुद के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का तरीका है। जो व्यक्ति उस घाट पर बैठा है वो कोई अजनबी नहीं है, वो हम में से कोई भी हो सकता है। हाँ, जब हम बिना सोचे समझे काम करते हैं और फिर उसके बोझ तले दब जाते हैं। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं समेटते हैं। आज हमने देखा कि इवा शिवकी की ये डिजिटल कलाकृति केवल रंगों और प्राकृतिक सुंदरता का एक मनमोहक दृश्य नहीं है,
ये हमारे विवेक, हमारी अंतरात्मा के लिए एक बहुत ही साफ आईना है। बिल्कुल। इस तस्वीर और इस पर लिखी लाइनों ने मिलकर हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि भावनात्मक चोटें कभी पूरी तरह वापस नहीं ली जा सकती। सॉरी बोलना काफी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो चाहे वो इंसान हमें कितनी भी आसानी से माफ कर दे, हमारा अपना गिल्ट एक ऐसी सजा बन जाता है जिससे कोई बाहरी माफी हमें बचा नहीं सकती। और इस चर्चा ने निश्चित रूप से इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हमारे व्यवहार का सबसे गहरा असर हमारे खुद के मन पर पड़ता है। हाँ, गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन हर कदम पर सतर्क रहना, जागरूक रहना ही हमें उस घाट पर अकेले बैठे रहने से बचा सकता है। बाहर की दुनिया तभी खूबसूरत लग सकती है जब अंदर की दुनिया गिल्ट से मुक्त हो। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जिस पर शांति से बैठकर सोचने की जरूरत है। हमने इस पूरी चर्चा में इस बात पर गौर किया कि अगर हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो सामने वाले की माफी भी हमारे अंदर के उस भारी गिल्ट को मिटा नहीं सकती, वो बोझ हमेशा बना रहता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जीवन में सच्ची शांति पाने के लिए इंसान को दूसरों की माफी के साथ साथ किसी तरह खुद को माफ करना सीखना भी जरूरी है? बहुत गहरा सवाल है। या फिर क्या वो अपराध बोध, वो चुभता हुआ गिल्ट ही असल में वो सबसे जरूरी चीज है जो भविष्य में हमें दोबारा वही गलती करने से रोकती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाए रखती है? क्या गिल्ट एक सजा है या ये हमारी अंतरात्मा का सबसे सच्चा मार्गदर्शक है? इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।